खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये बात, ये पंक्ति अगर किसी पर पूरी तरीके से फिट बैठती है तो वो हमारे भारत के संविधान निर्माता, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, क्या क्या नहीं उनके आगे अगर जितना भी हम विश्लेषण लगा दें वो कम है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में मैं एक बात और कहूँगी कि रियली हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए अपने ऊपर कि एक भारत का जो संविधान लिखने वाला व्यक्तित्व था वो नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी थीसिस को अब्रॉड में भी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ये हमारे लिए प्राउड की बात है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी 2 लेडी मेंबर यहाँ पर प्रोफेसर बैठी हुई हैं, स्नेहा मैम एंड अपनजोत कौर मैम। देखिए हमारे देश के अंदर इन बेटियों ने और जितनी डिफरेंट फील्ड में फीमेल काम कर रही हैं, अगर बाबा साहब उनके लिए स्टेप्स नहीं उठाते, माता सावित्रीबाई फुले जी उनके लिए पहला महिला विद्यालय नहीं बनाती, तो शायद इस सभागार में जितनी भी हमारी फीमेल बैठी हुई हैं, हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इवन कि ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग यहाँ आज नहीं होते। तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, पूर्वज हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उनकी जब हम सेलिब्रेट करते हैं जयंती को, तो हमें एक बार ये सारी चीज़ें हम फिर से उनको रिकॉल करते हैं कि उनके स्ट्रगल, उनके अचीवमेंट्स, उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है और हम क्या आगे आने वाली जनरेशन को देने वाले हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। रोहित पांडे सर जो कि हमारे बड़े भाई की तरह हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में नहीं बताई जो मैं बताना चाहती हूँ। एक बेटा उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आकर के, जिनकी बहुत ही वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी कॉलेज में स्टडी उन्होंने की, उसके बाद दिल्ली जैसे सुप्रीम कोर्ट में आकर के, सबसे बड़ी अदालत में आकर के वकालत करें, और कितने लोग एंट्रेंस को सपोर्ट करते हैं और आगे करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ हमें अपने पूर्वजों को अगर हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है उससे हमें सीखने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमारे ऊपर हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए। इवन कि अगर हम इस फैकल्टी की बात करें तो यहाँ से लॉयर बनने के बाद, यहाँ से जज बनने के बाद इस फैकल्टी को आप क्या देने वाले हैं? अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं, आप अपने जूनियर को कितना कुछ दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 1942 में मैटरनिटी लीव सेफ्टी सिक्योरिटी बिल बना दिया फीमेल के लिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री थी, जब डेवलप्ड कंट्री की हम बात करते हैं तो हमेशा हम ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, इन सब की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम में हमारे पास एक ऐसे मसीहा थे कि इन सारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद वहाँ पर मैटरनिटी लीव फीमेल को दिया जाने लगा। लेकिन बाबा साहब ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना, 1942 में ही वो बिल पास किया, उसको बिल को बनवाया, उसका परफॉर्मा पेश किया। अगर वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो 1971 में स्विट्जरलैंड, जब भी आप देखते हैं स्टैंडर्ड आते हैं कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है और फीमेल को उन्होंने किस किस कैटेगरी में रखा है और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, कितनी एम्पावर्ड है फीमेल। लेकिन जब ये बात आती है कि उन फीमेल को राइट सबसे पहले किसने दिया, भारत में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वोटिंग राइट हमारी फीमेल को बराबर उनको भी दिया गया कि भले ही प्रॉपर्टी में, भाइयों की प्रॉपर्टी में आपको अभी अधिकार नहीं है, पिताजी की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं है, लेकिन आपको अपनी गवर्नमेंट चुनने का राइट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया। यहाँ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं,
मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आपके घर की, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी दोस्त, आपकी वाइफ जो होने वाली होगी, या बहुत लोग मैरिड भी हो सकते हैं, उनको वोटिंग राइट दिला दिया। लेकिन क्या उनको आप प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिलाने के लिए अपना माइंडसेट चेंज कर चुके हैं या और कर चुके हैं? ये तो अच्छी बात, कितने लोग कर चुके हैं ये बताइए। अभी भी देखिए यहाँ पर जो हैंड्स है ना, वो सभी के नहीं। देखिए मेरा ये मानना है, बाबा साहब इतना प्रोग्रेसिव पर्सन थे कि उन्होंने 50 के दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, और जब लगा कि इक्वलिटी, जो पर्सन जिसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी है, मेल पर्सन की बात कर रही हूँ, जिसके पास एक्सपोजर है, जिसके पास बिजनेस है, और आप इक्वलिटी की बात करें, जिस फीमेल के पास ना प्रॉपर्टी है, ना एक्सपोजर है, ना फ्रीडम है, उसको आप इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते? उसके लिए तो आपको स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। तब आया आर्टिकल 15 और 16, जिसमें स्पेशल फीमेल एंड चाइल्ड के लिए प्रोविजन बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो हमें भी वही करने की आवश्यकता है कि अपने देश की जो 50% पॉपुलेशन है, जो टैलेंटेड है, जो एनर्जेटिक है, लेकिन हम उनकी एनर्जी का, उनके टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, उनके पास फ्रीडम नहीं है। आज भी यहाँ पर दिल्ली में हम लोग बैठ करके इस चीज़ पर डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो सच बताना चाहती हूँ। मेरे गांव की मैं पहली बेटी हूँ जिसको अपने लिए 8th क्लास के बाद 9th में पढ़ाई करने के लिए फाइट करनी पड़ी। एक छोटी सी पंचायत बैठाई गई कि इस लड़की को गांव से बाहर पढ़ने भेजा जाना है या नहीं। अब सोचिए, मुझे फाइट करनी है निर्भया के लिए कि उनके साथ जो क्राइम हुआ है, उन 4 लोगों को, उनकी डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन वो फाइट, वो गांव की और घर की वो फाइट, वो सोसाइटी की फाइट, वो कॉलेज में हुटिंगबाजी करने वाले बॉयज़ की फाइट। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, LLB वहाँ से किया है। सब कुछ उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, या तो वो परेशान होकर के बैठ जाती है या उसकी मैरिज कर दी जाती है। लेकिन अभी भी कितनी % फीमेल हैं जिनको एक्चुअल में फीमेल परिवार के अंदर वो राइट दिए गए। जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ, मैं दिल्ली में थी, UPSC भी दे रही थी। 2006 का मेरा लॉ पास आउट हूँ मैं, लेकिन मैं वकालत नहीं कर रही थी। जैसे कि आप लोग भी यहाँ पर बहुत सारे हमारे जूनियर भी हैं, मुझे पता है कि आप लोगों के सामने भी चैलेंज है। जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, लॉ पास आउट होने के बाद आप वकालत करेंगे तो क्या केसेस आपको मिलेंगे ईजिली? घर से एक प्रेशर है, दिल्ली में बेटा रह रहा है, अब तो आपने लॉ ग्रेजुएट हो गए, अब तो एडवोकेट बन गए हो, अब आपको पैसे कमाने चाहिए, ये प्रेशर आप लोग झेलेंगे। और बेटियों के लिए एक और प्रेशर होता है कि आपकी तो उम्र हो रही है, आपकी शादी करनी है मुझे, और शादी करने के बाद डिपेंड करेगा कि वो पार्टनर कैसा होगा, उसको पढ़ने देगा या नहीं। ये चीज़ें बहुत बेसिक सी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे एक पूरा व्यक्तित्व, एक पूरी पर्सनालिटी फीमेल की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर। क्या बाबा साहब ने जो लिखा वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे थे कि किसी भी कंट्री की अगर फीमेल को आपको देखना है, किसी भी समाज को देखना है, तो उस फीमेल ने कितनी प्रोग्रेस की है, उनकी दशा, उनकी दिशा को देखने की आवश्यकता है। ये बात बाबा साहब क्यों इंडिकेट कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि ना वो परिवार, ना वो समाज और ना वो देश जिसकी 50% पॉपुलेशन अभी भी बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक उसके एजुकेशन के लिए, बेसिक हेल्थ के लिए, बेसिक फ्रीडम के लिए अगर फाइट कर रही है, तो वो कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगी? इसीलिए मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ है, आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, निर्भया भी एम्पावर्ड थी। वो लड़की देहरादून में स्टडी कर रही थी, BPO सेक्टर में काम करती थी, पैरामेडिकल कर रही थी, एम्पावर्ड थी, अकेले दिल्ली से देहरादून ट्रेवल कर रही थी। लेकिन फिर कारण क्या था कि उसके साथ ये क्राइम हो गया? वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिनका माइंड सेट पैट्रियार्किकल माइंड सेट से कि फीमेल सिर्फ ऑब्जेक्ट होती, इसलिए उसको मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि फीमेल को एम्पावर्ड करने से ज़्यादा ज़रूरी है मेल पर्सन को
के अंदर एक्सेप्टेंस को डेवलप करना कि आप बढ़ती हुई फीमेल को डेवलप, उसको एक्सेप्ट करिए। उसके राइट्स को, उसकी फ्रीडम को, उसकी सीनियरिटी को। अभी रिसेंटली आप लोगों से मैं कहूँगी, देखिए यहाँ पर मैं मानती हूँ कि डीयू में और जेएनयू में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, मुझे वहाँ पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोग इस लेवल पे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। लाइव लॉ है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डेली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को आप रीड आउट कर सकते हैं। आप उनको अपने कोर्स में, जब आप किसी से डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको अब वो फाइट की आवश्यकता नहीं कि जब कोई सीनियर ही आपको बताएगा तब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे। सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ों को आपको सीखना है। इंटेलेक्चुअल तो आप खुद बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। ये माइंडसेट आपको निकालना होगा हर हाल में कि अगर आपकी सिस्टर है तो उसके लिए आपको डॉरी का अरेंजमेंट नहीं करना है, फादर की प्रॉपर्टी में उसको इक्वल राइट दिला देना है। अगर ये सब सारी चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो चाहते थे, माता सावित्रीबाई फुले जी जिन्होंने ये काम किया, फातिमा शेख जिन्होंने ये काम किया, उन सब लोगों के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये मिशन उनका और कुछ नहीं, किसी कास्ट, क्लास, क्रीड को लेकर नहीं था, वो इस नेशन बिल्डिंग के लिए था, वो देश के लिए था। जब लोग कभी कभी ये बात करते हैं कि बाबा साहब तो दलितों का मसीहा थे, तो फिर आरबीआई का यूज कौन कर रहा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सभी कर रहे हैं। भारत के संविधान में जो राइट उन्होंने दिलाए उसका यूज कौन कर रहा है? जब भारत की प्रेमबल वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया में कौन लोग आ रहे हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, थर्ड जेंडर, कोई भी कैटेगरी का पर्सन होगा, वो सब समाहित हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया में। इसीलिए बाबा साहब को उस टर्मिनोलॉजी में समाहित करना मुझे लगता है इररिलेवेंट है। जब डाइवर्सिटी की बात होती है कि भारत एक ऐसा देश है, उसी टाइम में पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। अभी आपने रिसेंटली देखा, अरेस्ट किया गया वहाँ के प्रधानमंत्री को। प्राउड होता है मुझे अपने भारत देश पर कि यहाँ पर हमारी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और वो स्टेबल है अभी भी। उसके पीछे कारण बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान है। लोग कहते हैं हिंदी को प्रायोरिटी दो। जो शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेज हैं आप लोगों को पता है? 22। हिंदी को अगर हम उसको प्रायोरिटी देंगे तो हमारे तमिलियंस, कन्नड़, मलयालम और डिफरेंट हमारे रीजन के, रिलीजन के ब्रदर जो हैं, वो अपने आप डिस्क्रिमिनेशन क्या फील नहीं करेंगे? उस टाइम में बाबा साहब इस चीज़ को समझ रहे हैं। हमने अपने कल्चर को भारत के संविधान में प्रोटेक्ट किया, डिफरेंट कल्चर को। हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस को, उनके रिचुअल्स को, हर चीज़ को बाबा साहब ने संविधान में समाहित किया है। और देखिए एक खूबसूरती है कि लोग कहते हैं भारत का संविधान इतना लिबरल है, क्योंकि बाबा साहब को ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में जब एआई जैसा कॉन्सेप्ट आएगा, चैट जीपी जैसा कॉन्सेप्ट आएगा, तो फिर भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ, उसके बाद करीब आप लोग स्टूडेंट 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके, क्योंकि ये समय की डिमांड है। इतना प्रोग्रेसिव इंसान मेरे भारत में पैदा हुआ, तो मैं तो बाबा साहब का मरते दम तक शुक्रिया अदा करूंगी कि आप एक ऐसे मसीहा थे जिनके वजह से आज सीमा यहाँ बोल पा रही, जिनके वजह से एक गांव से, छोटे से गांव से निकल करके आकर के बेटी एक दूसरी बेटी के लिए लड़ पाई। हिंदू कोड बिल की अगर बात करें, उस टाइम में कभी कभी लोग ये कहते हैं कि फीमेल ही फीमेल की दुश्मन है। मुझे लगता है आप लोगों के साथ ये बातें डिस्कस करना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि कभी ये क्यों नहीं कहा जाता पुरुष ही पुरुष का दुश्मन है। जब ये कंपैरिजन हम करते हैं घर के अंदर की बात, तो मेरा ये मानना है कि एक मेल पर्सन जो पिता है, जो सर्विस कर रहा है, जिसकी अच्छी एजुकेशन है, जिसके पास बिजनेस है, वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या देगा? बिजनेस, फ्रीडम,
फिनेंशियली स्ट्रांग करेगा, एक्सपोजर दिलाएगा। जो फीमेल घर की चार दीवारी में बंद है, जिसको आप मदर कह सकते हैं, मदर इन लॉ कह सकते हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ, उसको क्या दिया है आपने? वो आपने घर की चार दीवारी दी है, फिनेंशियली उसको स्ट्रांग नहीं होने दिया, मेंटली उसको स्ट्रांग नहीं होने दिया, इमोशनली नहीं, एक्सपोजर उसको नहीं मिला, बाहर की दुनिया उसने नहीं देखी। वो आगे आने वाली जनरेशन को क्या डिलीवर करेगी? जिसके पास देने को कुछ है ही नहीं, वो वही डिलीवर करेगी जो उसको इस समाज ने दिया है। उसके समाज ने उसको दिया है रिस्ट्रिक्शंस, वो आगे आने वाली जनरेशन को रिस्ट्रिक्शंस देगी। इसीलिए फीमेल को एक्सपोजर देने की बहुत ज़रूरत है। जिस दिन उसके पास बिजनेस होगा, जिस दिन वो फिनेंशियली स्ट्रांग होगी, सोशली स्ट्रांग होगी। और एग्जाम्पल सेट किए हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। देश की पहले महिला प्रधानमंत्री कैसे बन पाई? एजुकेटेड थी, एक्सपोजर मिला उनको। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि एक वो व्यक्ति भी, जो मेल पर्सन, अगर उसको एक चार दीवारी में बंद कर दिया जाए और फिर उससे उम्मीद की जाए कि उसी लेवल की डिबेट और डिस्कशन आप सारी चीज़ें करिए, पॉसिबल है? सेम वो चीज़ें उसके लिए भी वैसे ही बिहेव और वैसे ही उसी लेवल पर करेगा। तो एकेडमिक के साथ साथ एक्सपोजर ज़रूरी है, उनको फिनेंशियली स्ट्रांग करना ज़रूरी है, जिससे वो अपने डिसीजन खुद ले सके। और जिसके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता होगी, डेफिनेटली वो समाज में, वो कंट्री में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। ओलंपिक गेम होते हैं, हमारे देश में फीमेल इक्वल लेवल पे बेटों के बराबर मेडल लेकर के आ रही है। लेकिन आप लोग, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, इस दिल्ली में निकल जाइए, जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पर, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, गांधी विहार वाला फील्ड देखती हूँ, एक भी बेटी मुझे ना तो बैडमिंटन, ना फुटबॉल, ना क्रिकेट खेलते नहीं मिलती है, लेकिन बराबर वहाँ पर फाइट कर रही है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, खुला आसमान अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रूफ कर रही हैं। तो सोचिए कि बाबा साहब ने जो कहा था कि आज भी अगर इस कंट्री की 50% महिलाओं की आबादी को आप लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम दे दी, ये देश वाकई में एक समृद्ध भारत बनेगा। ये देश उसी लेवल पे डेवलप कर जाएगा। पॉलिसी मेकिंग में अगर उनकी बात होगी, हमारे जूनियर्स के साथ हमारा जब डिस्कशन हो रहा था, मैं कहती हूँ कि अगर बाबा साहब आज होती तो 33% जो महिला रिजर्वेशन बिल कब का पास हो गया होता पार्लियामेंट में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि फीमेल को या तो अब एम्पावर्ड होना होगा, इक्वल लेवल पे उनको फाइट करनी होगी, अदरवाइज तो यूनाइट होकर के अपने राइट के लिए पार्लियामेंट में बिल जिस दिन आपने पास करा लिया, 33% का मतलब आप लोग समझते हैं कि कोई भी कानून पास हम अपने अकेले ही महिलाओं की संख्या से करा लेंगे। और उस दिन इस कंट्री में क्या एग्जाम्पल सेट होंगे। ममता बनर्जी जी, आपने देखा होगा कितनी एग्रेसिव है, कितना अच्छा वर्क करती। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ। जब मैंने एक बार नेट पर सर्च किया तो कार्नेलिया को आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कार्नेलिया जी के बारे में पढ़िए। भारत की प्रथम महिला लॉयर कार्नेलिया। उनके साथ कोर्ट रूम के अंदर हुटिंगबाजी होती थी, सिर्फ डिफरेंट जेंडर हो जाने के वजह से हमें इक्वल राइट नहीं है। कभी ये बात विचार करिए। फिर भी वो लेडी देश की पहली महिला एडवोकेट बनी। और अभी भी विडंबना है इस बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश में अभी कोई महिला नहीं बन पाई। लेकिन प्राउड इस बात पे भी है कि अमेरिका जैसे कंट्री में अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन पाए, लेकिन मेरे भारत में महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। वो डेवलप्ड कंट्री है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभागार में मेरी जितनी स्टूडेंट्स फीमेल बैठी हुए हैं उससे ज़्यादा मेल है। आप लोग इस देश को दशा और दिशा दे सकते हैं। निर्भया केस की अगर मैं बात करूं, मेरा लाइफ का ये पहला केस था। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि इन चारों की मैं हैंगिंग करवाऊंगी, क्योंकि ये प्रोविज़न है, क्योंकि ये लॉ है, और इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाऊंगी क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
17 ऐसे डेथ पेनल्टी है जिनको कम्यूट कर दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उनको इसलिए कम्यूट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इसलिए कम्यूट कर दिया गया उनकी डेथ पेनल्टी को, ड्यू टू डिले के कारण कर दिया गया। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात बताना चाहती हूं। फास्ट ट्रैक कोर्ट केस था निर्भया केस, 7 ईयर लग गया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिले के ग्राउंड पर डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दे रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन 12 साल से पेंडिंग है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो पेंडिंग क्यों है। अगर वो पेंडिंग है तो किसके वजह से है? वो सिस्टम के वजह से है, और उसी पेंडेंसी को, उसी डिले को आप ग्राउंड बना करके कम्यूट करा ले रहे हैं। निर्भया केस में मैंने ये नहीं होने दिया, इस केस को डिले नहीं होने दिया, क्योंकि अगर इसमें ब्राउनी पॉइंट डिले का ग्राउंड आ जाए तो डेफिनेटली मैं ये बात आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आफ्टर 12 ईयर, 13 ईयर बाद इस डेथ पेनल्टी को भी कम्यूट कर दिया जाता आजीवन कारावास में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, और इनकी कभी हैंगिंग नहीं होती। ये मेरी जिद थी कि ये लॉ है। आप लोगों से भी मेरा यही मानना है, कहना भी है कि सीनियर की जरूरत है आपको, वो एक्सपीरियंस देंगे आपको। दिल्ली जेल मैनुअल आपके पास है, सीआरपीसी आपके पास है, आईपीसी आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट आपके पास है। ये फाइट इस तरीके से चल रही थी कि पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, देन फिर पटियाला हाउस कोर्ट, नेक्स्ट 3 मंथ तक आप लोगों ने लगातार ये देखा होगा। चीफ के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के मैं ये कहती थी, ये मैटर हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आप इसको लिस्ट करिए। वो कहते मैम कम से कम अगर ये पिटीशन आई है तो कम से कम जो इसमें डिफेक्ट है उसको क्योर करने के लिए 1 मंथ का टाइम चाहिए। तो उनको एक नया जजमेंट निकाल करके देना पड़ रहा है कि डेथ पेनाल्टी में डिफेक्ट अगर क्योर नहीं भी होते तब भी आप सुनेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी अपने आप से अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करिए, जानने की। जितना लोग छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल रहा है तो सीखिए। और इस फील्ड में मुझे लगता है कि हर केस एक नया एक्सपीरियंस देता है। अभी श्रद्धा वॉकर का केस है, उसमें मैं विक्टिम साइड से हूँ। उनके फादर ने मुझे अप्रोच किया। निर्भया वाले अगर केस की बात करें तो बहुत लोग ये भी बात करते हैं कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली कर देना चाहिए, लेकिन जो प्रोविजन है उसके तहत मैं तो अपना काम करूंगी और आप लोगों को भी करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म करना चाहती है, डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दीजिए, उससे पहले हमारे देश की जो फीमेल हैं उनको आप सिक्योर कर दीजिए, अपने बच्चों के माइंडसेट बदल दीजिए। तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ जो भी हमारा कन्वर्सेशन रहा, इवन कि ये इस तरीके का पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं आकर के स्पीच दूं, क्योंकि आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है कि हम आपकी कुछ बात सुने और आप हमारी कुछ बात, क्यूरियोसिटी आप लोगों के अंदर है। तो मैं इतना कहूँगी कि मेरा राउज एवेन्यू के पास ऑफिस है, हमारे कलीग्स यहाँ जूनियर्स बैठे हुए, नेट पर मेरा नंबर अवेलेबल है। मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपनी फर्म बनाइए, अच्छे लॉयर बनिए और प्रोसीजरल लैकिंग को साइड में रख करके इस कंट्री के लिए आप एक्चुअल में जो न्याय का मंदिर कहा जाता है, ये मुझे लगता है कि प्रोफेशन शब्द जो है मुझे उतना पसंद नहीं है इस फील्ड में। क्योंकि इस फील्ड में क्या है कि अगर आप सिर्फ प्रोफेशनली वर्क करेंगे और इसमें लोगों के इंटरेस्ट का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके क्लाइंट के लिए। उनकी पूरी लाइफ, उनकी फैमिली, उनकी फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस प्रोफेशन को न्याय का मंदिर कहा गया। अगर आपने गोल वो है कि हमें अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना है जो जेन्युइन है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रोसीजरल लैकिंग आपके लिए कभी बैरियर का काम नहीं करेगी। वही निर्भया केस में मैंने काम किया, मेरा पहला केस था, लेकिन मैं वहाँ तक उसको लेकर के गई। गाँव की लड़की के लिए एक बहुत मुश्किल काम था। एक और बात कहूँगी,
कि हमारे देश के अंदर ही बहुत सारे सीनियर लॉयर हुए, उनका नाम भी हुआ, और ये कहा जाता है कि कितना सा बड़ा अगर क्रिमिनल है उसको वो बचा लेंगे। अगर कोई क्रिमिनल को बचाने का अगर इस जुडिशरी में कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है जस्टिस कहाँ हुआ? फिर आपने क्रिमिनल को बचाया और फिर तो क्राइम को और भी आपने एक्सपेंड कर दिया, बढ़ावा दे दिया। ये कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ, हर क्रिमिनल को सुने जाने, उसका फंडामेंटल राइट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उसको सुना जाना चाहिए, आर्टिकल 21 कहता है। लेकिन अगर क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है ये जुडिशरी, तो एक बार इन सारी चीज़ों को चले आ रहे जो ट्रेंड है इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जस्टिस वहाँ प्रिवेल नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है लोगों को। अपने क्लाइंट की बात रखना जरूरी है। और ये सारी चीज़ें, एक और कॉन्सेप्ट आया है कि मैं सुनती आ रही हूँ कि 99 जो है क्रिमिनल्स छूट जाएं बट एक इनोसेंट को पनिशमेंट ना मिले। आप लोगों को रिसेंटली अभी पता होगा छावला गैंग रेप एंड मर्डर केस, कितने स्टूडेंट्स जानते हैं इसमें? छावला गैंग रेप एंड मर्डर केस 2012 फरवरी मंथ का है ये। एक बेटी के साथ 3 लोग गैंग रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उसकी आइस में पेट्रोल डालते हैं, उसको जिंदा जला देते हैं लड़की को। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्विटल कर दिया बेनिफिट ऑफ डाउट के वजह से। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आपको क्यों देना पड़ा, और डाउट ये क्रिएट क्यों हो गया? जब एक मर्डर हुआ है और इतना हीनियस क्राइम हुआ, इट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि उस छावला केस में उस बेटी का मर्डर किसने किया? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिव्यू भी उनका डिसमिस कर दे रही है और तीनों को एक्विटल कर दिया है, तो ये लैकिंग कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि नहीं, हमारा तो सिंपल क्लियर फंडा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मुझे दिखेगा तो हम इक्वटल कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिर जस्टिस कहाँ प्रिवेल हो रहा है? ये तो एक सिस्टम है और ये तो एक प्रोसीजर है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे। बाबा साहब ने वो जिद की थी कि जो लैकिंग है इस सोसाइटी के अंदर, कि एक व्यक्तित्व को, एक पूरी कम्युनिटी को एज ए ह्यूमन क्यों नहीं ट्रीट किया जाएगा, उन्होंने वो जिद की और फाइट लगातार करते रहे। और आज प्राउड फील होता है कि हमारे देश की जो सबसे प्रथम नागरिक जिनको बोला जाता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एसटी कैटेगरी से आ रही है। और एज ए सिटीजन भारत के हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस देश के अंदर पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास का, जेंडर का व्यक्ति हो। इसलिए इक्वली फाइट जरूरी है, और जो वाकई में डिप्राइव है उसके लिए फाइट करना उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वाकई में अपर पायदान पर है। ये देख लेना, मेरा देश वाकई में विश्वगुरु बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे इतना पीसफुल तरीके से सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने आप को फ्यूचर में जहाँ पर भी होंगे प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।